दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाज़िर हूँ एक नया किस्सा, एक नई कहानी लेकर। कल मैंने आपसे वादा किया था कि आने वाले दिन, आज के दिन मैं आपको एक दूसरे नेवल ऑफिसर, पहले वाला तो कैडेट था, ये ऑफिसर था और ये भी कोचीन में ही पोस्टेड था। और इसका किस्सा थोड़ा ज़्यादा संगीन बनता है क्योंकि ये एक रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर था, एक बड़े ओहदे पे था, काफ़ी सालों से नेवी में नौकरी कर रहा था और इसका करैक्टर, किरदार इस किस्म का नहीं होना चाहिए था जिस किस्म का उसने बाद में वो सामने आता है। इसमें देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस शख्स की एक गर्लफ्रेंड थी जो मुंबई में रहती थी और फिल्मों में, टेलीविज़न पे स्ट्रगल कर रही थी। कुछ एक्ट्रेस थी, कुछ रोल चाहिए थे और साथ के साथ वो कुछ लोगों को फिल्म इंडस्ट्री में, टेलीविज़न पे, सीरियल में काम दिलवाने का काम भी किया करती थी। बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स और प्रोग्राम जो रनर थे, जो प्रोड्यूसर थे बड़े, उनके साथ उसकी अच्छी दोस्ती कही जाती थी। जिनमें से एक जो जतिंदर की बेटी है, एकता कपूर, उसके साथ भी उसके रिश्ते कहते हैं कि बहुत अच्छे थे। या शायद वो नए उभरते हुए लड़के लड़कियों को सब्ज बाग दिखा के, एकता कपूर का नाम लेके, या कुछ इस किस्म के और बड़े प्रोड्यूसर्स का, प्रोडक्शन हाउसेस का जिक्र करके कुछ अपने नंबर बनाने की चेष्टा में रहती थी। खैर, वो उसको मालूम होगा। उसका नाम था सुसैराज, मारिया सुसैराज। वो बेसिकली कर्नाटका की रहने वाली थी। कुछ कन्नड़ सीरियल वगैरह में काम भी किया था और एक कन्नड़ फिल्म में उसको आने वाले दिनों में काम करने की ऑफ़र भी थी। ये बात है 2008 की। 2007 को मनीष ठाकर वाला केस होता है और 2008 में तकरीबन एक साल के बाद ये दूसरा एक सीरियस कांड मुंबई की नगरी में होता है, जिसने एक बार फिर शहर को दहला के रख दिया, मीडिया को दहला के रख दिया और एक बार फिर नेवी की साफ सुथरी सफ़ेद यूनिफॉर्म को धब्बा लगा दिया। तो दोस्तों, बात करते हैं जेरोम मैथ्यूज़ की। ये शख्स अपनी गर्लफ्रेंड को मिलने अक्सर कोचीन से मुंबई आया करता था और इसकी गर्लफ्रेंड का सर्कल जो था, मारिया सुसैराज का, वो बहुत बड़ा था और उनमें से एक शख्स जो उसके उन्हीं दिनों काफ़ी क्लोज हो गया था, उसका नाम था नीरज ग्रोवर। अब नीरज ग्रोवर एक पंजाबी फैमिली का लड़का, कानपुर में अपने परिवार के साथ सेटल था। मास कम्युनिकेशन की मास्टर्स की डिग्री करके वो शख्स फिल्म इंडस्ट्री में अपना हाथ आजमाने के लिए मुंबई आता है और काफ़ी तेज तरार लड़का था, हैंडसम भी था, एक्टिंग का भी उसको शौक़ था और वो प्रोडक्शन लाइन में भी जाना चाहता था। तो उस शख्स ने काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी जद्दोजहद करके उसने छोटे मोटे काम भी शुरू किए, जिनमें से एक नौकरी उसने सिनेविस्ता प्रोडक्शन के साथ की। अब सिनेविस्ता प्रोडक्शन बहुत पुराना एक हाउस है, जिन्होंने एक ज़माने में, जब सिर्फ दूरदर्शन हुआ करता था, उस ज़माने में बहुत बड़े बड़े सीरियल बनाए और बहुत ज़्यादा एक बड़ा नाम फिल्म टेलीविज़न इंडस्ट्री में एज प्रोडक्शन हाउस उनका उभर के सामने आता है। उसके दो पार्टनर हैं उस कंपनी के, एक का नाम सुनील मेहता है और दूसरे का नाम प्रेम किशन है। प्रेम किशन एक अपने बहुत पुराने एक्टर हुआ करते थे, प्रेमनाथ। वो प्रेमनाथ जी जो है वो प्रेम किशन के पिताजी थे और राजकुमार की बीवी जो थी कृष्णा, वो प्रेमनाथ जी की बहन थी।
तो उस फैमिली में से निकला हुआ ये लड़का प्रेम, उसको मैं बहुत पुराना जानता हूँ और काफ़ी सारा काम हमने मिलके एक ज़माने में सिने विस्टा के लिए किया था। तभी उनका छोटा सा ऑफिस हुआ करता था वर्ली में। वहाँ से इन लोग दोनों पार्टनर्स ने मेहनत करके अपनी मेहनत पे इन्होंने बहुत बड़ा एक मिल फैक्ट्री हुआ करती थी गांधी ग्राम रोड पे, विकरौली से जब हम लोग भांडव की तरफ जाते हैं तो कॉर्नर की एक बिल्डिंग छोड़ के दूसरी एक फैक्ट्री थी। वो फैक्ट्री खरीद के इन्होंने बहुत बड़ा स्टूडियो वहाँ पे बना लिया। कुछ अपने भी काम चलते थे इनके, लेकिन बाकी के लोग भी किराए पे जगह लेके वहाँ पे काफ़ी सारे सीरियल्स की, फिल्मों की लगातार शूटिंग चलती रहती थी। तो प्रेम किचन की सिने विस्टा में, सुनील मेहता की सिने विस्टा में ये नीरज ग्रोवर ने काफ़ी दिन काम किया, बहुत कुछ सीखा। और सीखने के बाद उसको मारिया सुसैराज ने ये एक दिखाया सब्ज़बाग कि एकता कपूर रामायण नाम के किसी सब्जेक्ट पे काम शुरू करने वाली है। मैं तुम्हें एकता कपूर से मिलाऊंगी और तुम्हें एक बड़ा काम उसमें उस प्रोडक्शन में मिल सकता है। तो उस चक्कर में इन दोनों का आपस में मिलना जुलना शुरू हो गया। और उसके साथ ही उसने बाकी जो अपना उसका नीरज ग्रोवर का सर्कल था, उस सर्कल में वो चक्कर लगाता रहा, घूमता रहा, वो अपनी जो स्ट्रगल थी वो करता रहा। तो उसके साथ साथ चलते उनकी जो कुछ नज़दीकियाँ जो मारिया के साथ बढ़ने लगी, उनकी भनक कहीं ना कहीं से एमिल जीरोम मैथ्यू को कोचीन में बैठे उसको खबरें मिलने लगी कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड जो है उसका शायद नीरज ग्रोवर के साथ कोई चक्कर है। तो वो लेके थोड़ी एक शक की सुई घूमने लगी। उसी चक्कर में एक दिन ऐसा आता है 2008 में जब इन रूटीन कोर्स जीरम मैथ्यूज़ मारिया को फ़ोन करता है नॉर्मली शाम को हालचाल पूछने के लिए लेट इन द इवनिंग, और मारिया इसको बोल देती है कि आज नीरज ग्रोवर मिलने आ रहा है तो शायद हम लोग खाना वाना साथ में खाएंगे। और अब नीरज ग्रोवर का नाम सुनते ही जीरों को एकदम गुस्सा आया और वो एक डायलॉग, एक सेंटेंस जो मारिया को बोलता है कि उससे ज़्यादा नज़दीकियाँ मत रखो, उसको खाना खिला के घर से बाहर निकाल देना, उसको घर में रात को नहीं रखना। उसका जवाब मारिया ने कुछ ऐसा दिया जिससे जीरोम को शक हुआ कि शायद मारिया नीरज ग्रोवर को जाने के लिए नहीं कहेगी और वो रात को मारिया के घर में रुकेगा। और वो घर कहाँ पे था? बहुत बढ़िया लोकेशन जो उस ज़माने में हुआ करती थी। आपने जिन लोगों ने मुंबई देखा होगा उन्होंने मलाड गोरेगांव कॉर्नर पे एक बहुत बड़ी मॉल है जिसमें हाइपर सिटी है और उसके साथ लगती एक बहुत बड़ी मॉल है। उस मॉल से जैसे ही हम आगे मलाड की तरफ जाते हैं, थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस जाके राइट साइड में एक छोटी सी लेन अंदर जाती है। उस लेन में धीरज सॉलिटेयर करके एक नया टावर बना था, हाई राइज टावर। 2008 की बात है। उसी साल 2008 में ही जब 2007 के एंड में वो टावर बन के तैयार हुआ था और वो धीरज ग्रुप का टावर था जिसके जो मालिक थे वो आज के दिन में पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक के स्कैंडल में सब जहाँ अंदर हैं जो ज़मानत पे हैं। तो वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल किस्म का वो टावर था। काफ़ी उसको बनाने के टाइम पे कुछ कानूनी अनदेखियाँ की गई थी। तो मुझे भी कुछ दोस्तों ने, उस समय मैं घर देख रहा था 2010 में, मैंने आपको बताया मैंने अपना घर लिया प्रतीक्षा नगर के। उसके पहले मैं घर देखने उसी टावर में एक बार गया था, लेकिन कमरे इतने छोटे छोटे थे कि वो पसंद नहीं आया। तो खैर
तो जब ये खबर मुझे मिली तो मैं बहुत हैरान हुआ कि कुछ दिन पहले मैं वहाँ पे था और आज कुछ दिनों के बाद इस किस्म का हादसा उसी टावर के एक फ्लैट में हो रहा है। तो जैसे ही उस टावर में धीरज सॉलिटेयर में ये नीरज ग्रोवर मारिया को मिलने आता है। वो खाना वाना खाने के बाद मारिया उसको रुकने को बोलती है और वो आदमी रुक जाता है। उधर सैकड़ों मील दूर बैठा जेरोम इस शक में बौखला रहा है कि हो ना हो मारिया ने फिर से अपने जो रिश्ते हैं वो नीरज ग्रोवर से बरकरार रखे हुए हैं और मुझे धोखा दिया जा रहा है। वो शख्स बिना बताए मारिया को रात की फ्लाइट पकड़ के सुबह 7:30 बजे उस कमरे में मारिया के घर में पहुंच जाता है। आप हैरान हो गए कि रात को कौन सी फ़्लाइट चलती है। मैं आपको बता दूं कि उस ज़माने में एयर इंडिया की जो इंटरनेशनल फ़्लाइट्स आती थी बाहर से, ख़ास तौर पे गल्फ़ से, वो गल्फ़ से बॉम्बे, बॉम्बे से वो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स बन के आधी रात को कोचीन भी जाया करती थी, जिसमें जो कोचीन के पैसेंजर होते थे बाहर से आए हुए, उनको कोचीन में कस्टम क्लियर किया जाता था और बाकी की जो सीटें अवेलेबल होती थी उनमें लोकल पैसेंजर बॉम्बे टू कोचीन उनमें लेके जाया जाते थे। तो एयर इंडिया की वो हॉप फ्लाइट होती थी, उसमें जो वापसी फ़्लाइट इसी तरह शारजा से, दुबई से कोचीन, कोचीन से बॉम्बे भी फ़्लाइट्स आती थी। तो ये वो एयर इंडिया की ज़्यादा फ़्लाइट्स रात को ही चलती थी क्योंकि बाहर उनको लैंडिंग राइट्स नहीं मिलते थे, एक चक्कर था उनका। खैर, तो वो रात की अर्ली मॉर्निंग की फ़्लाइट लेके जेरोम मैथ्यूज़, इंडियन नेवी का ऑफिसर, अपने बेस से छुट्टी लेके या नहीं लेके, वो आदमी मॉर्निंग में 7:30 बजे धीरज सॉलिटेयर के मारिया सुसैराज के फ्लैट पे पहुंच जाता है। और देखिए, जब वो शख्स सीधा दरवाज़ा खुलने के बाद वो बेडरूम में जाता है और बेडरूम में नीरज ग्रोवर को सोए हुए पाता है। दोनों की आपस में तू मैं होती है और उसके बाद गुस्से में आके किचन नाइफ लेके मैथ्यूज़ नीरज ग्रोवर का कत्ल कर देता है। उसके आगे की कहानी मैं आपको नहीं सुना सकता क्योंकि उसमें काफ़ी सारी समस्याएं हैं, कुछ ऐसी डिटेल्स हैं जो हम टेलीविज़न पे या यूट्यूब चैनल्स वगैरह पे नहीं दिखा सकते। तो खैर, उसमें जो पूरा हाथ दिया, अबैटमेंट जो दिया, वो मारिया सुसैराज ने चाकू भी दिया। और उसके बाद जिस मैं मॉल की बात अभी किया आपके सामने, हाइपर सिटी की, वो लड़की हाइपर सिटी जाती है, वहाँ से 2-3 बैग खरीद के लाती है, एक बड़ा चाकू भी खरीद के लाती है। तो इस किस्म का सामान, कुछ कर्टन्स लेके आती है क्योंकि दीवारों पे कुछ पर्दे गंदे हो गए थे खून से। फिर एक पेंट का सामान लेके आती है, एक दीवार पे खून के धब्बे लग जाते हैं, उस दीवार को पेंट किया जाता है तो उनको धब्बों को छुपाने के लिए। खैर, बहुत सारा कवर अप ऑपरेशन मारिया जो है वो जेरोम के साथ मिलके, मैथ्यू के साथ मिलके करती है। और बाद में डिफेंस में उसने ये प्ली लिया कि अगर मैं मैथ्यू का साथ नहीं देती तो शायद जितने गुस्से में था वो मुझे भी मार देता। तो खैर, वो लंबी चौड़ी वो जो बात थी, जो सब बातें नहीं बताई जा सकती। अल्टीमेटली वो नीरज ग्रोवर की बॉडी को ले जा के मुंबई के बाहर एक औजार जगह पे मनोर के पास उसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाता है। बाद में इनकी शनाख्त के पुलिस वो वहाँ से वो बॉडी को रिकवर करती है। उसमें से नीरज ग्रोवर की एक सोने की चेन और उसका जो उसके अंदर जो एक मूर्ति डाली हुई थी भगवान की, उसमें वो वहाँ से मिल जाती है रिमेन्स में से पुलिस को। हालांकि काफ़ी दिन हो गए थे वो लाश को ठिकाने लगाए हुए, लेकिन वो सोने की चेन और वो जो उसका मूर्ति थी भगवान की, वो उनको पुलिस को मिल जाती है। और उसकी वजह से ही ये शनाख्त हो सकी कि रिमेन्स जो मिले हैं वो
नीरज ग्रोवर के हैं। तो उसमें इसको अरेस्ट किया जाता है नेवी के ऑफिसर जेरोम मैथ्यूज़ को। उसके बाद उसका केस चलता है लंबा चौड़ा और अल्टीमेटली उसको 10 साल की सज़ा दी जाती है। अब ट्रायल कोर्ट का ये कहना था कि हम इसको उम्र कैद या फांसी की सज़ा इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि ये प्री मेडिएटेड मर्डर नहीं था। वो शख्स कोचीन से मर्डर करने नहीं आया था, कत्ल करने नहीं आया था। तो सर्कमस्टांसेस ऐसे बने कि वो बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसकी गर्लफ्रेंड के साथ एक गैर आदमी बेडरूम में सोया हुआ है। तो एट द स्पर ऑफ द मोमेंट उसने कुछ डिसीजन लिए विच लेड टू मर्डर। तो ये कोर्ट ने उसका ये प्ली माना और उसको 10 साल की सज़ा दी, जिसके खिलाफ काफ़ी अपील की गई, लेकिन अल्टीमेटली वो सज़ा में कोई बदलाव नहीं आया और आज के दिन में वो शख्स 10 साल की सज़ा पूरी करके ही इज़ अ फ्री बर्ड। वो कहीं अपने घर में घाट में कहीं रह रहा है। खैर, तो जेल में जब उसके बाद 2008 में इस मर्डर केस में वो आदमी आर्थर रोड जेल पहुंचता है, तो उसको उसी जगह पे रखा जाता है जहां ऑलरेडी अबू सलेम और मनीष ठाकुर ये ऑलरेडी वहाँ पे होते हैं। अब मनीष मैथ्यूज से नेवी में तो जूनियर था, लेकिन जेल में 1 साल सीनियर हो गया। वो 1 साल में जेल के तौर तरीके काफ़ी सीख गया था और अबू सलेम ने उसको काफ़ी सारे गुर सिखा दिए थे कि अगर जेल में रहना है तो जेल के अधिकारियों को कैसे नीचे लगा के रखना है, कैसे उनको अंडर प्रेशर रखना है। तो उसके लिए उसने उसको कंप्लेंट करने के तरीके सिखाए कि अगर कोई ऑफिसर आपकी बात नहीं सुनता है तो उसकी मजिस्ट्रेट के पास कंप्लेंट कैसे करनी है। कंप्लेंट करोगे, अधिकारियों पे प्रेशर बनेगा, वो आपकी हर सुविधा का जेल में ख्याल रखेंगे। इसी किस्म की 2 कंप्लेंट्स उस समय की जेलर सवती साथे उसके खिलाफ भी मनीष ठाकुर ने की। तो ये अबू सलेम का चेला बन गया और 1 साल के बाद अब जेरोम मैथ्यू भी आ गया। 2 नेवी के आदमी थे, फिजिकली फिट थे और उसी समय पे अबू सलेम के ऊपर 1-2 बार जेल में हमले भी हुए। तो अबू सलेम को 2 रेडीमेड बॉडीगार्ड मिल गए, पढ़े लिखे भी थे, नेवी की ट्रेनिंग थी और बाकी जेल वाले उनसे थोड़े इसलिए भी डरते थे कि ये इंडियन नेवी के आदमी हैं, इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए, एक्शन हमारे खिलाफ हो सकता है। और उसके बाद उनको वहाँ पे इन दोनों ने अबू सलेम को सलाह दिया कि तुम्हारी जो मेमोर्स हैं, तुम्हारी हिस्ट्री जो है, तुम्हारी ज़िंदगी के ऊपर एक किताब हम लिखते हैं। अब अबू सलेम तो अनपढ़ आदमी था, ये दोनों पढ़े लिखे बंदे, अंग्रेज़ी दोनों को अच्छी आती थी। तो इन दोनों ने अबू सलेम से बातें करते करते उसकी ज़िंदगी की कहानी, उसकी बायोग्राफी लिखनी शुरू कर दी। कोई 150 के पन्ने लिख भी लिए इन्होंने और अचानक इनको वहाँ से शिफ्ट करके तलोजा भेज दिया गया। आज से 4 साल पहले मुझे एक मित्र के साथ तलोजा जेल जाने का मौका मिला, तो ये तीनों एक ही सेल में बैठ के ताश खेल रहे थे, अबू सलेम, मैथ्यूज़ और मनीष ठाकुर। तो ये तीनों ने वो जो 150 सफ़ा लिखा उसकी स्पाइरिंग बाइंडिंग करवा के अबू सलेम ने बहुत सारे लोगों को भेजा, फिल्म प्रोड्यूसर्स को, डायरेक्टर्स को, राइटर्स को, कि मेरे ऊपर एक फ़िल्म बनाइए आप। लेकिन वो कहानी कंप्लीट नहीं थी, बाद में क्या हुआ मुझे पता नहीं। लेकिन ये तीनों की चंडाल चौकड़ी जेल में भी लगती थी, अबू सलेम और ये 2 नेवी वाले। तो ये एक किस्सा कहानी मैंने आपको सुनाना था, कैसे एक डिसिप्लिन फोर्स के लोग एट द स्पर ऑफ द मोमेंट या सोची समझी चाल की तहत कत्ल करने जैसा गुनाह भी करते हैं और बाद में 10 साल की सज़ा भुगत के फ्री बर्ड भी हो जाते हैं। तो आने वाले दिनों में इसी किस्म के और किस्से कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबका शुक्रिया, धन्यवाद।